बच्चे हमारे सामने हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। बुलिंग के बारे में बच्चे के साथ जो गुजरता है, जो बच्चा इस शब्द बुलिंग के पीछे, और बच्चा कभी बताता नहीं है। छोटे छोटे सिग्नल्स, कुछ तो इन्होंने देखा है। फिजिकल, एक होता है इमोशनल। उससे क्या होता है, बच्चा कर सकता है। और ये रिसेंटली एक स्कूल में हुआ है। एक बच्चा जो बुली किया गया है, वो ऊपर से उसने छलांग लगा दी है 4th फ्लोर से। होम भी एक सेफ स्पेस नहीं रह गया है बच्चों के, वहाँ भी बुलिंग होती है। उस फॉर्म में स्कूल कैसे उन बच्चों को संभालती है या डील करती है उनके साथ? वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। 0 टॉलरेंस पॉलिसी, टीचर ही आपके लिए थ्रेट बन गई है, तो उसके बाद तो तुम्हारा कोई सेफ जोन नहीं रहा। क्या वो गुरु और शिष्य का जो एक इक्वेशन हुआ करता था, वो है अब? लाइक मैं रोबो की तरह आके पढ़ा के चली जाऊंगी। टीचर्स हैं, उन पे कितना ज्यादा प्रेशर होता है इस चीज का? 50% टीचर्स बड़े अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं बच्चों के साथ। एक होता है जस्ट सैड, एक होता है मेंटली स्ट्रगलिंग। नो, बच्चा बिल्कुल चुप रहेगा। बच्चा खाना कम शुरू कर देगा। स्कूल डैमेज भी कर सकते हैं बच्चों को। कि मार्क्स इज इक्वल टू मेरिट। हैप्पीनेस की बात करते हो, कैसे डिफाइन करते हो? खुद एक स्कूल को ओन करती हैं। पेरेंट्स वांट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आफ्टर ग्रेड 6। पढ़ाई ऑल द टाइम करता रहेगा, चैलेंज लेता रहेगा, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एजुकेशन से ज्यादा स्किल्स और लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी फील्ड में आप करना, हो सकता है जैसे ना 3 इडियट्स में कहा था कि हो सकता है कि मैं कम पैसे कमाऊं लेकिन मैं खुश रहूंगा। हाई क्लास में हमेशा मार्क्स से सुनने को मिलता है। जब वो लोग बोलेंगे ठीक है 60% इज एकेडमिक स्किल्स, हम कंसिडर करेंगे, 40% इज एक्स्ट्रा स्किल्स, वो जब शुरू करेंगे ऐसा, तब जाके स्कूल्स में प्रेशर कम पड़ेगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो रैंकिंग देते हैं स्कूल, क्यों है ये? कि लोग क्या कहेंगे। इट्स ओके टू बी नॉट ओके। तो तारे ज़मीं पे अगर मूवी की बात करें तो बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? बट सारे बोर्डिंग स्कूल्स एक जैसे नहीं होते हैं। ना उससे रिलेट कर पाते हो? दोस्तों, आज की ये बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। और पहले ही दिन पिटा मैं उस स्कूल में, क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे। वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th ग्रेड तक। मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूं, अलग बात कर रहा हूं। एंड डूड, दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर इयर्स इन दैट स्कूल एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। Maybe because I was just the different kid. अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूं क्लास में। I'm sure हम सभी जानते हैं समय रैना को, द बेस्ट कॉमेडियन ऑफ इंडिया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपने समय को देखा, जो बाहर से बिल्कुल ठीक लगता है, हंसता है, खेलता है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक दर्द, एक डर छुपा हुआ है। एक ऐसा डर जो वो किसी को बता नहीं पाया। हम अक्सर सोचते हैं कि बुलिंग सिर्फ एक छोटी सी बात है, बच्चे हैं, हो जाता है। लेकिन सच ये है कि कई बच्चों के लिए ये छोटी बात उनकी पूरी दुनिया हिला देती है। कुछ बच्चे बोल नहीं पाते, कुछ बोलना चाहते हैं पर डर जाते हैं, और कुछ इतने चुप हो जाते हैं कि उनकी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी पुकार बन जाती है। आज हम उसी खामोशी को समझने की कोशिश करेंगे, उस दर्द को जो दिखता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर एक बच्चे को तोड़ देता है। हम बात करेंगे बुलिंग की, सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे इमोशंस, ट्रॉमा और अनआंसर्ड क्वेश्चन की। हम समझेंगे कि एक बच्चा कब ठीक दिखते दिखते अंदर से बिखर जाता है, और सबसे जरूरी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एक सोसाइटी के तौर पर कहीं ना कहीं फेल तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि बुलिंग हो रही है नहीं, बल्कि ये कि जब एक बच्चा चुप हो जाता है तो क्या हम सुन पाते हैं, हम सुन पा रहे हैं उसकी आवाज को? दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसके लिए किसी एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमने इनवाइट किया है उषा मोहन जी को, जिनका 42 ईयर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एजुकेशनल फील्ड में। इन 40 सालों में उन्होंने कई रोल प्ले किए हैं।
टीचर, प्रिंसिपल और आज एक फाउंडर हैं जो कई सालों से द ग्रीन स्कूल बैंगलोर को रन कर रही हैं। तो अगर आज आप एक पेरेंट हैं, एक स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं आप भी बुलिंग हो रहे हो, तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो गाइज प्लीज वेलकम उषा मोहन जी। एंड जाने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू लाइक एंड कमेंट इन दिस वीडियो। उषा मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विथ plug in with Pramod. That's what your show is called, and I think it's always a pleasure to meet you and get the way you ask questions और मज़ा आता है आंसर करने। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। कल अचानक से मैं एक वीडियो देख रहा था, वो वीडियो 1 घंटा 20 मिनट का था और वो वीडियो था समय रैना का। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है हमारे इंडिया में, काफ़ी फेमस है। उसके मैं वीडियो देख रहा था जिसपे उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई बुलिंग के बारे में, और वो इतना ज़्यादा मेरे को टच किया। मैंने कहा यार इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। उषा मैम, आपने मोर देन 42 ईयर्स एजुकेशन सिस्टम को दिया है। आप एक टीचर थी, प्रिंसिपल बनी, अब एक फाउंडर बनी और उसके बाद आप एक नेशनल अवार्ड विनर एजुकेटर बनी है। तो आपसे अच्छा एक्सपर्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि ये बुलिंग शब्द जो वर्ड है कितना इम्पैक्ट डालता है आज की डेट में बच्चों पर? बुलिंग एक बहुत बड़ा वर्ड है जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, बट एक्चुअली बच्चे के साथ जो गुजरता है, जो बच्चा इस शब्द बुलिंग के पीछे, वो बहुत बड़ा इट्स नॉट रियली गुड, बिकॉज बच्चा कोई तुम्हें सिम्टम्स नहीं दिखाता है और बच्चा कभी बताता नहीं है कि उस चीज़ से गुजर रहा है। वो अपने आप गुजरता है अकेले में, एंड वो क्या करता है, लाइक फ्रेंड्स के बीच में अच्छा बनना चाहता है और पेरेंट्स के सामने अच्छा बनना चाहता है। इस चक्कर में जो है वो अंदर से जो वो सिकुड़ता रहता है, ख़त्म हो जाता है बच्चा। और ये चीज़ जो है बहुत बाद में पेरेंट्स को मालूम चलता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, देन ओनली दे गो टू स्कूल एंड टॉक अबाउट इट। तब तक उनको किसी को मालूम नहीं चलता है। और स्कूल भी क्या होता है कि नंबर्स इतने ज़्यादा होते हैं स्कूल में, उनको मालूम नहीं चलता कि किस जगह पे ये बुलिंग होती है। तो अगर बच्चा आके घर पे कहता है अपने पेरेंट्स से कि कैसा रहा तुम्हारा नंबर, अगर पेरेंट्स पूछते हैं और बच्चा कहता है कि या फाइन, क्रेजी, बढ़िया रहा, तो उस फाइन पर कितना भरोसा किया जा सकता है? हो सकता है कि वहीं से एक बहुत बड़ा सवाल स्टार्ट होता है कि हर बार फाइन कैसे हो सकता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि वो सिम्टम्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे सिग्नल्स क्या होते हैं माँ बाप के लिए समझना। मैं ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ मैम कि मैं आपसे ऑनेस्टली बताऊँगा कि मैं जब स्कूल में था तो मैं खुद एक ग्रुप में था जो कि बच्चों को बुली करते थे। मायंगो मैं उस ग्रुप में था क्योंकि जो इम्पैक्ट मैंने देखा है, अब मुझे रियलाइज़ होता है कि उस समय क्या होता था। वो बच्चे डरते थे और जब भी स्कूल आ रहे हैं तो मुझसे वो भागते रहते थे कि मैं सामने ना आ जाऊं। अगर मैं सामने आ जाऊं तो मेरे दिमाग में वही होता था कि यार आई एम सुपीरियर। और कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन वो जो मेरे साथ हुआ था ना, कि जब मेरे और मेरे फादर की कभी बनी नहीं आपस में, तो वो घर में हमेशा एक प्रेशर रहता था मेरे ऊपर कि मैं दब के रहा हूँ, डर के रह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो बाहर निकलता था मेरे साथ। मैं बाहर जाके बच्चों को बुली करता था, जो कि आज मैं रिग्रेट करता हूँ। कैमरे में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और जो बच्चों को बुली कर रहे हैं कुछ भी, उससे सीखें कि वो कष्ट, वो दर्द क्या होता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स कैसे पहचाने कि वो छोटे छोटे सिग्नल्स जब आपका बच्चा बुली हो रहा हो। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ घर पे ही शुरू होती है। बच्चे के परवरिश घर पे होती है, तो बच्चों पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि ये बच्चा जो है सीख के ही बड़ा होता है। सडनली तो कोई बच्चा बुली नहीं करता है। तो फर्स्ट वो समझें हम कि बच्चा क्यों बुली करता है, बिफोर यू अंडरस्टैंड द सिम्पटम ऑफ बच्चा के साथ क्या हो रहा है। बच्चा इसलिए बुली करता है क्योंकि उसने किसी को तो देखा होगा, Correct. लाइक अपने फादर को देखा होगा, अपने मदर से, मतलब मदर दब के रह रही हैं फादर से, या देखा होगा कि कुछ ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो ऐसे चिल्लाते हैं। तो कुछ तो इन्होंने देखा है जहाँ पर लगता है हाँ इसकी तो बड़ी अच्छे से चलती है, बिकॉज ये ऐसे इसको डोमिनेट करता है। तो वहीं से ही शुरू होती है कि कई पेट्रियार्कल फैमिलीज होती हैं जहाँ पर फादर ही इज़ द हेम ऑफ द अफेयर्स। सो वो सब देख के वो जब बच्चा बड़ा होता है, या उसके ऐसा कोई दोस्ती होती है जहाँ देखता है कि हाँ ये तो बहुत बड़ा पावरफुल लड़का है, इसकी तो सब चलती है एंड सब इसको जो है बॉस की तरह समझते हैं, तो मैं भी ऐसा रहूँगा तो मुझे भी जो
जो है लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। उसको ये समझ में नहीं आता कि जिसको बुली करा जा रहा है कि वो बच्चा मतलब डरा हुआ रहेगा, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो, ये सब वो सोचता नहीं है। वो अपना अपना जगह बनाना चाहता है सोसाइटी में। मैं बुलिंग के दो डेफिनेशन मुझे दिखते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है इमोशनल, राइट? तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या होता है? फिजिकल में तो आपको घाव दिख जाते हैं, लेकिन इमोशनली में आपको घाव नहीं दिखते हैं, वो बच्चा अंदर ही अंदर टूटता है। तो मुझे लगता है इमोशनली ज़्यादा डेंजरस है दैट देन फिजिकल बुलिंग। दोनों चीज़, बिकॉज अगर बच्चे की पिटाई हो रही है, चुपचाप से बच्चा सह रहा है सब कुछ, ठीक है, दिखाई देता है, बच्चा झूठ बोल देता है, मैं यहाँ गिर गया था, मैं वहाँ गिर गया था, सीढ़ी से लुढ़क गया था तो मुझे चोट लग गई थी, तो पेरेंट्स को मालूम नहीं चलेगा कि उसको बुली किया गया, किसने उसको मारा है। वो चुपचाप से सहते सहते क्या होता है, ऐसे ही बड़ा हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो सब चीज़ें बाहर किसी और इमोशनल उसमें बाहर आएगा बच्चे के साथ। तो वो अच्छे से शादी की ज़िंदगी भी नहीं गुजार पाएगा, न तो वो अपनी फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं उसको दिखाई देगा कि जो चीज़ हुई थी वो एक घाव सच छोड़ देता है बच्चे के साथ, अगर उसका बिल्कुल रिजॉल्व नहीं किया गया है। बट अगर इमोशनली अगर बच्चे को बुली किया गया है, वो तो बहुत डेंजरस है। उससे क्या होता है, बच्चा कर सकता है। और ये रिसेंटली एक स्कूल में हुआ है, एक बच्चा जो बुली किया गया है, वो ऊपर से उसने छलांग लगा दी है 4th फ्लोर से, तो उसका वो क्या करता है, विजिबल भी नहीं हो पा रहा है किसी को। यस, तो इसीलिए वो जो है अपना सोचता है अब तो मुझे कुछ कर नहीं सकता, मैं अपने लाइफ को एंड कर देता हूँ। तो इसीलिए जो है एंड बट वो को हम रोक सकते हैं, उस बच्चे को हम सेव कर सकते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि वो सब सिम्टम्स जो बच्चे के नज़र आ रहे हैं, तो उसको जो है ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैम, जैसे आपने कहा कि आजकल होम भी एक सेफ स्पेस नहीं रह गया है बच्चों की, वहाँ भी बुलिंग होती है डिफरेंट फॉर्म में। तो सपोज को वही बच्चा जब स्कूल आता है, तो स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर वो नोटिस करती है कि हाँ बच्चा ये बुली कर रहा है या बुलीड हो रहा है, उस फॉर्म में स्कूल कैसे उस बच्चों को संभालती है या डील करती है उनके साथ? नहीं, एक काउंसलर होना चाहिए स्कूल में, हर एक स्कूल में होना चाहिए, और हमारे स्कूल में भी है काउंसलर्स। सो काउंसलर क्या करता है कि बच्चे जो है एकदम ओपन करके पेरेंट्स को बताते नहीं, न तो टीचर्स को बताते हैं। उनको लगता है कि थर्ड पार्टी जजमेंट होती है एंड दे डोंट वांट टू बी जज्ड, तो इसीलिए वो बताते ही नहीं है कि मतलब मुझे ही पॉइंट आउट करेंगे कि मेरे अंदर ही गलती है, तो इसलिए नहीं बताएंगे। तो अगर काउंसलर को बताते हैं तो काउंसलर एकदम जो है अगर प्रिंसिपल को बताती है तो ये बात एकदम टैकल किया जा सकता है। जैसे हमने भी किया है, काफ़ी सारे बच्चे बाकी स्कूल से भी आए हैं जो बुलीड बच्चे, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, बहुत पॉपुलर स्कूल से आए हैं और वहाँ पर उनको बॉडी शेमिंग किया गया है। बॉडी शेमिंग इज अनदर काइंड ऑफ बुलिंग ओनली, Yes, it's a बिकॉज point. हाँ बोला जाएगा कि तुम मोटी हो, तुम्हारा हिप्स ऐसा है, तुम ऐसे काली हो, तो उससे क्या हो, बच्चे को लगता है हाँ मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, बच्चा नीचे झुक के चलेगा, उसकी जो है उसका बॉडी लैंग्वेज से मालूम चलेगा कि उसके अंदर वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम उसको धीरे 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 हमने उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है ऐसे बच्चों के साथ, और उसको बताया कि हाँ तुम ब्यूटीफुल हो, चाहे जैसे भी हो तुम खूबसूरत हो, तो कोई तुम्हें जो है उसमें फील करने की ज़रूरत नहीं कि तुम ऐसे हो। तो मैम, आपने एक लड़की की बात की, राइट? यस, तो ये लड़कों की बुलिंग जो होती है और लड़कियों की बुलिंग अलग अलग होती है क्या? क्योंकि यहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि लड़कियों की जो बुलिंग होती है ना, वो साइलेंट और साइकोलॉजिकल होती है, और लड़कों की काफ़ी विजिबल होती है। तो इन दोनों केसेस में कैसे आप हैंडल करते हो इन दोनों चीज़ को, अगर ऐसी इंसिडेंट आपके सामने आता है तो? लड़कों की बिलिंग तो वर्बल होती है, हाँ, वर्बली दे विल से समथिंग क्वाइटली एंड गो ऑफ, एग्जैक्टली। इट्स लाइक दैट, और पता भी नहीं चलेगा कि क्या बोला है उसने। हाँ। ये बात हुई है, हमारे स्कूल में भी हुई है, एक लड़के ने कोशिश करी थी दूसरे लड़के, बिकॉज उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए जो है उसने इसका बोल के सोचता कि वो मतलब पता नहीं चलेगा, अंडर द ब्रेथ कहते हैं ना, चुपचाप से ऐसे धीरे धीरे उसको टॉर्चर करना। तो क्या हुआ, अच्छा हुआ हमने इंटरवेंशन जल्दी कर लिया, बिकॉज हमारे पास एंटी बुलिंग पॉलिसी के फॉर्म्स हैं जो हम साइन कराते हैं बच्चों से, जबकि ये चीज़ हमारे टीचर से भी साइन कराते हैं, पेरेंट्स से भी हम लोग जब साइन कराएंगे इस साल से। सो उससे क्या होगा, पेरेंट्स को मालूम चलेगा कि ये स्कूल टॉलरेट नहीं करता है, उसको बोलते हैं ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो मैम, आपने एक टीचर की बात किया कि टीचर से भी आप साइन करवा रहे हो Yes. कि नो बुलिंग पॉलिसी में, अगर टीचर अननोइंगली बच्चे को अगर हर्ट करता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? अगर बच्चे ने आके कहा कि मुझे टीचर ने ऐसा कहा या मुझे ऐसा बोला गया, उसको कैसे हैंडल किया जाता है? वी रिमूव द टीचर, But- बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टीचर ही अगर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, टीचर ही आपके लिए थ्रेट बन गई है, तो उसके बाद तो तुम्हारा कोई सेफ जोन नहीं रहा है। बिकॉज जब भी हम लोग चाइल्ड अब्यूज़ के लिए करते हैं, कोई भी सेशंस करते हैं, हम कहते हैं यू कैन गो टू योर नोन पीपल। 3 जन होते हैं जो सेफ जोन्स होते हैं, तो 3 जनों के पास जा सकते हैं, मम्मी के पास जा सकते हैं, डैडी के पास कंप्लेन करने जा सकते हैं, टीचर के पास कंप्लेन करने जा सकते हैं। तो हमारे पास एक अभी हम नया एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं स्कूल में, जिसमें होता है सेफ्टी कार्ड्स।
जो बच्चे पहनेंगे और एसओएस में उसको दबाएंगे जब उनके पास कोई अगर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो दे विल हैव टू डू दिस। वो हम नया शुरू कर रहे हैं इस जून से। सो उससे क्या होगा, बच्चा सेफ जोन रहेगा। अब टीचर भी एक नंबर है ना उसमें, अब टीचर ही सेफ नहीं रही है तो उसके बाद तो बच्चे के पास कहीं जाने का कोई चारा नहीं है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द टीचर अंडरस्टैंड कि हम क्यों साइन करा रहे हैं बच्चों के साथ। कभी हम बोलते हैं कभी भी थ्रेट मत करो, तुम्हारे साथ ऐसे कर देंगे, तुम्हें नहीं लिखोगे तुम्हें ऐसे कर देंगे, वो भी एक टाइप से बुलिंग ही होता है। तो उससे बच्चा सेफ नहीं फील करता है, फिर कहेगा मैं स्कूल नहीं जाना। वो सिर्फ फ्रेंड्स के कारण नहीं, उसके एन एडल्ट इज इन द क्लास ऑल्सो, उसके कारण भी उसको थ्रेट फील किया जा सकता है। तो वो हमको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो मैम वी डू वर्कशॉप्स। अच्छा, ये टीचर्स के लिए भी वर्कशॉप्स होते हैं, यस, वी डू conduct किए जाते हैं। वर्कशॉप्स, दैट्स आई वांट टू टेल यू दैट। तो मैम जैसे अगर आपने जब अभी नया बैच आ रहा होगा +1 और +2 के जब बच्चे आएंगे, जब आपने अभी स्टार्ट किया है, तो बच्चे जब बाहर से आते हैं, सपोज करो एक बच्चा आपके पास है तो काफ़ी टाइम से तो आप जानते हो उस बच्चे को कैसे हैंडल करना है। जब बच्चे बाहर से आते हैं और अचानक से एडमिशन लेते हैं तो उनकी स्क्रूटिनी कैसे होती है, उनको कैसे असेस किया जाता है कि भाई ये या कैसे बच्चे हैं ये? 200% नहीं कर सकते, 200% नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं 50% कर सकते हैं, बिकॉज जो बोलते हैं वही हमको समझ में आता है। हम उनके घर जाके तो पता नहीं कर पाएंगे कि वो उनका बैकग्राउंड कैसा है। तो वी टेक अ चांस। एक्चुअली इट्स वेरी रिस्की एंड बहुत चैलेंज है ये जब बच्चे बाहर से आते हैं। हमारे पास 1-2 बच्चे ऐसे आए थे बीच में जो बाकी स्कूल से आए थे, वो मे बी राउडी से बिहेव करते होंगे बाकी स्कूल्स में, उनका चलता होगा। जब यहाँ आए तो उन्होंने बोला कि यहाँ डिसिप्लिन तो वैसा नहीं है जहाँ पर हम मार पिटाई करके डिसिप्लिन करते हैं, बट वी हैव आवर ओन वे ऑफ डिसिप्लिनिंग। हम अपने चुपचाप से जो डिसिप्लिनिंग करते हैं उसको पसंद नहीं आया, बट समझ में आ गया उसको कि ऐसा ही रहना है। पर वो छोटा था तो इसलिए मान गया। अभी हमारे पास जो 11 साल के बच्चे आएंगे तो वहाँ पर जरूर प्रॉब्लम शुरू होएगी, बिकॉज चैलेंजेस हैं। क्या वो गुरु और शिष्य का जो एक इक्वेशन हुआ करता था वो है मैम? वो नहीं है, बहुत रेयर है, बट मेरे स्कूल में मैं देख सकती हूँ कि कई टीचर्स ने बना के रखा हुआ है। कई मेरे ओल्ड टीचर्स हैं जो 10-10 साल से हैं, उनके वो जो गुरु शिष्य का बोल रहे हो वो बॉन्डिंग भी है और बच्चों को भी प्यार है। डिपेंड्स अपॉन हाउ टीचर्स ऑल्सो आर डूइंग इट। लाइक मैं रोबो की तरह आके पढ़ा के चली जाऊँगी, मुझे कोई कनेक्शन नहीं है बच्चे के साथ, तो मैं क्लास में टीचर तो बहुत अच्छी हैं, अच्छा पढ़ाती हैं, बट वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं अपने बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली। सो वो प्रॉब्लम भी होती है कई सारे टीचर्स के साथ, बट उससे जो अगर तुम कनेक्ट कर लोगे ना तो आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो नए बच्चे आएंगे उनसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अलग ही वर्ल्ड से आए हैं, अलग स्कूल से आए हैं, एक अलग लेगेसी लेके चल रहे हैं वो। यस, तो जब आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है नए बच्चों को। लाइक कई बच्चों को 6 महीने से एक साल तक लग जाता है, मैंने जब देखा था। एंड डिपेंड्स अपॉन कौन से स्कूल से आते हैं और कैसे एनवायरनमेंट से आते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक आपका बच्चे क्या को एक्सपीरियंस रहा है कि कौन से स्कूल से ज़्यादा आते हैं, बड़े स्कूल, छोटे स्कूल या फिर मिड साइज स्कूल कैसे होते हैं? मिक्स्ड। मेरे पास बड़े स्कूल से भी आए हैं, ब्रांडेड स्कूल से भी आए हैं बच्चे, मतलब वो सो कॉल्ड ब्रांडेड, व्हाट पीपल कॉल इट। ours इज ऑल्सो अ ब्रांडेड स्कूल। मैम आपने टीचर्स की बात की थी, वहाँ पे मैं भी ये भी जानना चाहूँगा कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बच्चों की बुलिंग हो रही है, बुली कर रहे हैं या हो रहे हैं, उस पे जो टीचर्स हैं उन पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है इस चीज़ का? क्योंकि मैंने देखा है टीचर्स की लाइफ स्कूल में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने आपके 2-3 इवेंट्स मैंने अटेंड किए हैं और मैंने देखा है कि कैसे होता है पूरा काम। इट्स नॉट अबाउट कि वो प्रेशर फील कर रहे हैं, इट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव। उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ को लेके कि क्या क्या कभी कभी वो भी इग्नोर करते होंगे, या फिर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होना चाहिए हमारे पास जो कि इसी चीज़ को अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट कर रहा हो? यस, हमने इसीलिए तो उसको अलग अलग कर दिया है, बिकॉज डिपार्टमेंट को साइकोलॉजिकली है ना ये तो, इसलिए उसको जो है हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ में रखा है, उसको हमने काउंसलर रखा हुआ है। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। बहुत सुबह difficult। 6 बजे उठते हैं वो लोग और 7 बजे की बस पकड़ने के लिए, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि ये भी देखें वो भी देखें। और बच्चे, चाहे हमारे स्कूल में 25 बच्चे ही हों, हर एक स्कूल में 25-30 बच्चे हैं, बट सारे बच्चों के लिए पढ़ाएं या उनकी देखभाल करें, उनके इमोशनल स्ट्रेस को देखें, तो वो मुश्किल होता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं कह सकती हूँ 50% टीचर्स बड़े अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं बच्चों के साथ और एकदम देख के बताते हैं कि आज ये बच्चा बिल्कुल ओपन नहीं कर रहा था, चुपचाप से बैठा हुआ था, आंसर भी नहीं किया इसने, चुपचाप है, कुछ प्रॉब्लम है। हम इमीडिएटली उसी टाइम बच्चे को बुला के पूछते हैं कुछ हुआ। बच्चा कुछ नहीं बताएगा पहली बार, तो कहेगा नहीं सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो एवरीथिंग इज़ नॉट फाइन। बच्चा चुप क्यों है? क्या बुलिंग एक बच्चे के सेल्फ वर्थ को इस हद तक अफेक्ट कर सकता है या इस हद तक तोड़ सकता है कि वो ज़िंदगी भर ये महसूस करे कि वो इनफ नहीं है? यस, ये होता है, बिकॉज हमने ऐसे बच्चों को देखा है जो बाकी स्कूल से आए हैं, पेरेंट्स ने बोल के ही लाए हैं, मैम वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है,
उसके बाद ये हुआ है, पेरेंट्स को भी रियलाइज़ हुआ है, तभी तो बच्चे को लेकर आए हमारे पास। और उसके बाद जो हमने जो जहाँ से जुगाड़ लगाया उस बच्चे को सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करने के लिए कि तुम इम्पॉर्टेंट हो, तो हमने जब उसकी डायरियाँ खोली हैं उसमें लिखा है आई विल किल माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ये चीज़ें जो है हमने डिस्कस करी हैं पेरेंट्स के साथ, बिकॉज हमने चुपचाप से करी है। और ये पेरेंट्स को नहीं पता चला कि पेरेंट्स को नहीं मालूम था वो डायरी लिखी, जो सीक्रेट डायरी लिखी, वो पेरेंट्स को नहीं मालूम, सिर्फ हमारे टीचरों को मालूम था कि वो उसने ऐसे लिखी है। तो मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि एक होता है जस्ट सैड, एक होता है जस्ट सैड, एक होता है मेंटली स्ट्रगलिंग। यस बहुत दो डिफरेंट चीज़ें हैं। Yes. तो उन सब जब मेंटली स्ट्रगलिंग बन जाता है वो बहुत ही थिन लाइन हो जाती है जो आपने, उसको हम कैसे पहचाने, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं कंसर्निंग है। ऑफ कोर्स आपने डायरी नोटिस कर ली, व्हाट आर द अदर सिम्टम्स वी हैव? नो, बच्चा बिल्कुल चुप रहेगा, ज़्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि वो बुली भी हो रखी होगी, और या तो उसके भाई ने भी कुछ कहा होगा। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं घर में, किसी बच्चे के साथ जो भी कुछ हुआ है उसको तुम नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा खाना कम शुरू कर देगा, या कई सारे बच्चे ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे जब दे विल स्टार्ट ईटिंग जंक, वो रात को जंक ऑर्डर करके खाते हैं, खाना शुरू करेंगे। तो वो सब नोटिस करना चाहिए पेरेंट्स को, वो नोटिस नहीं करते हैं। जैसे आपने ये बोला ना कि जब आपके मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम होती है तब खाना ज़्यादा खाने लगते हो। यस और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप प्रेशर में हो, स्ट्रेस में हो, यस तो आप उस समय लगता है कि खाओ। अच्छे से। अब मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती क्योंकि अचानक से कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ भी कि मैं स्ट्रेस में हूँ, बिजनेसेस हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो कभी लगता है खाओ खाओ, और उस समय या तो ओवर शॉपिंग करो। आपने ये भी सही बात बोला, ओवर शॉपिंग करो। यस मैम एक जैसे ना एक स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी के बच्चे में। मैंने ये भी नोटिस किया है कि स्कूल बच्चे को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है, ये भी मैंने नोटिस किया है। तो क्या आपको लगता है कि कभी कभी अननोइंगली स्कूल भी डैमेज कर देते हैं बच्चों को? यस एब्सोल्युटली, स्कूल डैमेज भी कर सकते हैं बच्चों को। अगर ढंग से हैंडल नहीं किया गया बच्चों को, तो बच्चे बिल्कुल टूट जाएंगे। इररिस्पेक्टिव ब्रांड्स एंड ऑल कुड बी। एब्सोल्युटली पेरेंट्स आर रनिंग बिहाइंड ब्रांड्स। पेरेंट्स सेइंग हाँ वो स्कूल ये है, फला है, ढिमका है, इतने बच्चे हैं, दे डोंट बॉदर अबाउट इट कि क्या कैरिंग टीचर्स हैं, क्या ऐसा स्कूल है जहाँ पर बच्चे की केयर की जा सकती है। तो दे हैव टू चेक इट आउट, अपने फ्रेंड से चेकआउट करो, बाकी बच्चों से चेकआउट करो कितने खुश हैं। तो दैट उबंटू इफेक्ट इज व्हाट माय हेडमिस्ट्रेस ऑलवेज सेज इन माय स्कूल। उबंटू इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ दैट वर्ड, इट सेज हैप्पीनेस। वो हैप्पी स्कूल इज वेयर द हैप्पी चाइल्ड इज। सो उस एनवायरनमेंट को हैप्पी करो, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को जो पसंद है वैसे ऐसे एनवायरनमेंट करो, जो भी करेंगे तो भी बच्चों को खुश रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो है हम थोड़ा ही उसको डेवलप कर सकते हैं अगर बच्चा किसी चीज़ से गुजर रहा है तो। देखिए मैम, बच्चे खुश कहाँ हैं, वो तो एक प्रेशर कुकर में है। अभी अब देखो एग्ज़ाम का प्रेशर है, कंपटीशन का प्रेशर है, बुलिंग का प्रेशर है, तो पूरा का पूरा तो इन्वायरमेंट ही वैसा बना हुआ है कि जहाँ पे आज भी यही कहा जा रहा है कि मार्क्स इज़ इक्वल टू मेरिट, जो आज भी काफ़ी डोमिनेंट है मार्केट में। आज कोई बात नहीं करना है स्किल्स या लर्निंग की, सब बोले कि मेरा बच्चा स्कोरर होना चाहिए। तो जब आप हैप्पीनेस की बात करते हो, आप कैसे डिफाइन कर, आप खुद एक स्कूल को ओन करती हैं, आप कैसे ये बोलते हो कि No, I really wish that Mr. Pramod, that becomes little viral and let parents see it, because I'm totally against it. आज एक पेरेंट से मैं बात कर रही थी और पेरेंट मुझे बोल रहा है कि आप इसको इतना टाइट रखो और इतना ज़्यादा उसको चैलेंजिंग रखो बच्चे को कि उसको देते रहो वर्कशीट्स, उसको हायर ऑर्डर लर्निंग दो, उसको ये दो, उसको इतना चैलेंज करो कि बच्चा मतलब बिल्कुल टाइम ना हो किसी और चीज़ को सोचने के लिए। मतलब बट पेरेंट्स वांट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आफ्टर ग्रेड 6th। मैं चाहती हूँ कि ये मतलब सब सुने हमारी बात और सोचें कि ऐसे चीज़ नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ। बच्चे को खेलने के लिए भी टाइम देना चाहिए। मैं नहीं बोल रही ऑल द टाइम चाइल्ड हैज़ टू प्ले, बट अगर वो खेलेगा ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई ऑल द टाइम करता रहेगा, उस चैलेंज लेता रहेगा, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, अब देख रहे हो। यस एब्सोल्युटली। आप सोच रहे हो कि IIT JEE एंड नीट जो है मेरे ज़माने में करते थे, अभी भी बट पेरेंट्स बोल रहे हैं। टिल नाउ मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया बिकॉज मेरा स्कूल सस्टेनेबल स्कूल है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल स्कूल है, डिज़ाइन थिंकिंग स्कूल है, और हमारे पास स्टीम इंक्यूबेशन सेंटर है, स्टीम प्रोजेक्ट्स करते हैं। दे नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। मेरे बच्चे के मार्क्स कितने हैं, अभी भी मार्क्स में ही फंसे हुए हैं पेरेंट्स। अभी भी उनको लगता है कि मेरे बच्चे को 100 आने चाहिए। ये 4 मार्क्स कहाँ गए? वो पेरेंट्स का माइंडसेट है, और नॉट वेरी ओल्ड पेरेंट्स माइंड यू,
इट्स ऑल यंग पेरेंट्स, 36-40 ईयर्स पेरेंट्स, जब मैं मे बी 45 ईयर्स ओल्ड। उनको सोचना चाहिए कि बच्चे को आईआईटी बनाकर या आईआईटीएन बनाकर अल्टीमेटली क्या करना है, यू नो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव, और क्या सभी आईआईटीएन बन सकते हैं? माई क्वेश्चन इज दैट। तो आई थिंक वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पेरेंट्स। और डिस्पाइट दिस फैक्ट कि वो सारे आपकी, जो मैंने नोटिस किया था कि आपके जो बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हाँ, राइट, वाइटफील्ड एरिया में जो भी हैं, सही बात। और वो खुद उस प्रेशर कुकर से गुजरे हैं, यस, उन्होंने वही फील किया है, और उसके बाद भी वो चीज़ वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। मैं आईआईटीएन हूँ, मैंने आईआईटी करा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता? दैट इज द माइंड सेट। दैट पर्सन हिमसेल्फ इज सेलिंग, मैं टॉपर था, वो आदमी मुझे आके बता रहा है, मैं नाम तो नहीं बता सकती उनका, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस गाय एंड नाइस पेरेंट, बट ही ऑलवेज कंपेयर्स हिमसेल्फ विद हिज चाइल्ड। एंड उसका बच्चा मुझे बोल रहा है, मैम आप जब आईजीसीएसई खोल दोगे ना, मैं आईसीएसई से शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं कहा क्यों? कहता है यहाँ बहुत प्रेशर, यहाँ तो 11 सब्जेक्ट्स हैं। मैं कहा तुम्हारे पापा बोलते हैं और भी ज़्यादा तुम्हें प्रेशर बना है। कहते मैं कर लूँगा, बट इट्स लाइक नॉट माई फोटे, आई वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड। उसको कुछ और ड्रीम्स हैं, बट वाई पेरेंट्स कैन नॉट सी द ड्रीम्स ऑफ द चिल्ड्रन? उनके ड्रीम्स ही डिफरेंट हैं। तो जब तक हम पेरेंट और बच्चे सब साथ में एक जैसा आप बोलेंगे, तो बच्चा शायद ये सब ना करें जो बच्चे कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे हमारे सामने हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं कि यार जब पेरेंट्स ही नहीं समझ रहे हैं मुझे, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे मुझे याद है कि मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी नहीं था। मुझे लगता था यार ये से क्या सीखना मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं देखूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कभी स्कूल और कॉलेज गया नहीं हूँ। मेरे लिए पूरा वर्ल्ड मेरे लिए क्लासरूम था, और हर एक इंसान जो मेरे सामने आता था वो मेरे लिए क्लास टीचर हुआ था। वो मुझे एक ऐसी चीज़ सिखाता था कि यार लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। डिस्पाइट दिस फैक्ट कि मैंने नहीं कोई MBA किया या फिर किसी फॉर्मल एजुकेशन ली, क्योंकि आई एम रनिंग टू माई 2 कंपनीज, राइट। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से ज़्यादा स्किल्स और लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी फील्ड में आप करना, हो सकता है जैसे ना 3 इडियट्स में कहा था कि हो सकता है कि मैं कम पैसे कमाऊं लेकिन मैं खुश रहूंगा। वो खुशी कहीं ना कहीं ऑब्सलीट होती जा रही है, और प्रेशर इतना हो रहा है। और आज की डेट में डिग्री इंपॉर्टेंट रही नहीं गई है, AI आ गया। आपने 2018 में ये बात कही थी, और मुझे बड़ा मैं मतलब अचंभित हूँ इसको लेके कि आपने 2018 में बात कर दिया कि भाई AI और मशीन लर्निंग अगर आप नहीं जानते तो आगे आपका फ्यूचर नहीं है। और आज की डेट में सबके सामने है कि AI ने आपकी जॉब ले रखी है, राइट। डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी, और बड़ी बड़ी कंपनीज आज कह रही है कि मुझे डिग्री से कोई मतलब नहीं है, मुझे स्किल्स और लर्निंग चाहिए। ये एक्चुअली 20% ऑफ पेरेंट्स एक्चुअली मानते हैं। वो आके मुझे बताते हैं कि स्किल्स एंड कंसेप्ट ही सिखाओ, और बच्चों के एक्सकर्जन फील्ड ट्रिप्स में ज़्यादा उनको समझ में आता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका स्कूल ज़ीरो एनर्जी ज़ीरो कार्बन है, तो उससे क्या होता है, मेरे बच्चे भी सीखेंगे कि कैसे मतलब ज़ीरो एनर्जी कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हमें सुनने मिलता है, बट लोअर क्लासेस में, हायर क्लासेस में नहीं सुनने को मिलता है। हायर क्लास में हमेशा मार्क्स 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 से सुनने को मिलता है। वो माइंडसेट इसलिए नहीं मतलब चेंज कर सकते हम, क्योंकि कॉलेजेस में सीट मिलना मुश्किल हो रहा है ना, वहां से आपको चेंज करना है। मैं आपको पहले भी ये बताया था कि माइंडसेट पेरेंट्स का तब चेंज होगा जब वो लोग बोलेंगे ठीक है 60% इज एकेडमिक स्किल्स, हम कंसिडर करेंगे 40% इज एक्स्ट्रा स्किल्स। वो जब शुरू करेंगे ऐसा, तब जाके स्कूल्स में प्रेशर कम पड़ेगा। तब वो कहेंगे ठीक है स्पोर्ट्स के भी सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है उनके मन के भी सर्टिफिकेट्स एक्सपेक्ट हो रहे हैं, मन है, ओलंपियाड्स है, देयर सो मेनी को करिकुलर एक्टिविटीज जो बच्चे करते हैं, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता है कॉलेज के एडमिशन्स के लिए। कॉलेज के में कट ऑफ परसेंटेज इज 90% इन मेनी टॉप कॉलेजेस। तो उसके लिए क्या करते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ाई करेंगे तो ही कॉलेजेस में मिल सकता है। और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे CET हो गया, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, उसका कट ऑफ इज़ वेरी हाई। तो तुम्हें जो पैसे दे के ही तुम्हें जब सीट लेना है, तो फिर उसके बाद तो पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ेगा बच्चों पे। तो मैम एक दूसरा साइड ये भी है कि जैसे हम स्कूल की बात करें, तो आप मुझे इसका ये बताओ कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो रैंकिंग देते हैं स्कूल, क्यों है ये? हमारे स्कूल में नहीं है, काफ़ी सारे स्कूल्स में भी नहीं है, बट यहाँ ट्रेडिशनल स्कूल्स में है, रैंकिंग्स हैं। बट अभी रैंकिंग सारे स्कूल में मना कर रहे हैं, सारे बोर्ड्स, CBSE भी मना कर रहा है, ICSE भी मना कर रहा है। दे डू ओनली ग्रेडिंग्स, दे डोंट डू रैंकिंग्स। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये जितना भी जैसे हमारे बिहार बोर्ड हैं जो भी होते हैं, वहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे स्टेट बोर्ड्स में करते हैं। हाँ। अभी भी जैसे बच्चे ने काफी अच्छा स्कोर किया, तो उसको एक सोशल मीडिया पे इतना बड़ा एक
अचीवमेंट बना देते हैं कि वहाँ से बच्चों का कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है और बच्चे वहाँ भी बुलिंग को नॉर्मलाइज करते हैं कि देखो मेरा ये लड़का कहाँ पहुँच गया, तुम कहाँ पहुँचे। ये कंपैरिजन, तो मुझे लगता है ये जो रैंकिंग सिस्टम है इसको तो किल कर देना चाहिए। रैंकिंग सिस्टम आ रहा है फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। मतलब जो 10th में जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम पास होते हैं, पेरेंट्स वो चाहते हैं एडमिशन ज़्यादा आए, उसे लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स बना के रख लेते हैं। इवन जिस ट्यूटोरियल सेंटर्स हैं आपके, जो ट्यूटोरियल सेंटर्स हैं जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, वो भी बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं कि इस बच्चे के 99.8% आए, इसके 98% आए। तो वो प्रेशर बन जाता है पेरेंट्स के साथ, लुकिंग एट द अदर परसेंटेज। सो ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए। मेरे बच्चे भी अभी 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम पास हुए हैं, तो मैंने तो नहीं लगानी है, मैं तो लगानी है कि इसने टॉप किया है। मैं लगाऊंगी बच्चों ने परसेंटेज से सब पास हुए हैं, उतना तुम एक्सप्रेस करके कॉन्ग्रेचुलेशंस कहो सारे बच्चों को। ये क्यों बोलते हो कि इस बच्चे को मैथ में इसने टॉप किया है 98.9%, वो आप इंटरनली रखो जो रखना है। तुम सोशल मीडिया में डालोगे तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, पक्का पड़ता है। तो कोटा में क्यों सुइसाइड्स हुए थे? जो कोटा के स्टूडेंट्स जब वहाँ गए थे, कोटा में सभी लोग वहाँ भाग रहे थे ना कोटा में पढ़ने के लिए, तो वहाँ से कितने सुइसाइड केसेस क्यों आए थे? क्योंकि सब लोग प्रेशर नहीं ले पाएंगे। कई लोग नहीं है कट ऑफ की मैं 24 घंटे में पढ़ाई करने के लिए मैं पहुँचा हूँ इंजीनियरिंग के लिए, सिर्फ वही लाइफ नहीं है ना बच्चों की। और उस पर एक, जैसे आपने कोटा की बात की ना, वहाँ पे एक और चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स के दिमाग में रहता है कि लोग क्या कहेंगे। वो जो माइंडसेट है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चों की बुलिंग होने में, कि लोग क्या कहेंगे। आपके पास ऐसा होता है कि कभी आते हैं लोग कि यार ये इसने इतना मार्क्स लिया है, मैं अपने बच्चों का कैसे दिखाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास? ऐसे मेरे पास क्वेश्चंस नहीं आए पेरेंट्स के, बिकॉज हम एंटरटेन ही नहीं करते हैं ऐसे पेरेंट्स को। बट पेरेंट्स ने ये जरूर बोला कि मेरे बच्चे को इतना आना चाहिए, मेरे बच्चे को इतना आना चाहिए, और मैं इतना कर चुका हूँ लाइफ में और मेरे इतने परसेंटेज आते थे, तो मेरा बेटा भी कर सकता है। तो आप उसको पुश करिए, जितना तक पुश कर सकते हैं पुश करिए। मुझे भी डर लगता है बच्चों को पुश करने से, बिकॉज सब लोग कट ऑफ नहीं कर सकते, उस स्ट्रेस को नहीं ले सकते। ये बच्चों को, अगर हम तो आधी चीज़ें पेरेंट्स को बताते ही नहीं, जो बच्चे पेरेंट्स बताते हैं बच्चे हमको बताते हैं, क्योंकि पेरेंट्स समझेंगे नहीं फर्स्ट, और सेकेंड पेरेंट्स सोचेंगे कि हाँ ये फेब्रिकेट कर रहा है, ये स्कूल करना नहीं चाहता है, और मेरे बच्चा तो ऐसा है ही नहीं। बच्चा उसके सामने डिफरेंटली बिहेव करेगा, हमारे सामने डिफरेंटली बिहेव करेगा। तो हम उसको कैसे बता सकते हैं कि बच्चा ये बोल रहा है आपके बारे में, और वो अपना पॉजिटिवली लेने को तैयार ही नहीं है। बट अबाउट से 10-20% पेरेंट्स समझ सकते हैं। हम बोलेंगे कि हाँ ऐसा आपके बच्चे ने बोला है, उसको ऐसा करना है, ठीक है, आप जो समझते हैं उस बच्चे के साथ करिए। वो हमको एक लिबर्टी देते हैं 20% पेरेंट्स, बट मेनी ऑफ द पेरेंट्स डोंट इवन अंडरस्टैंड। तो मैं, जैसे आपने हीलिंग की बात कर रही हैं, अब ये सारी चीज़ें हीलिंग के अंदर आती हैं, तो आपने जैसे बोला कि अभी जो बच्चे, आपने एक लड़की की बात की जो कि बुली हुई थी, तो सपोज करो कि एक बच्चा आपके पास टूट कर आता है किसी और स्कूल से, आप पहले 24 घंटे में आपको अगर आइडेंटिफाई किया कि हाँ इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले 24 घंटे में उनके साथ आप ऐसे क्या ट्रीटमेंट करते हो कि जिससे लगे कि वो ज़्यादा बिखरे ना, उसको समेट लिया जाए? कुछ ऐसा आप लोग? हम लोग एक उसको जो है बडी फ्रेंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में बच्ची आई थी, वो 8th स्टैंडर्ड के और बच्चों के साथ मिक्स नहीं करना चाहती थी। उसने क्लियरली बोल दिया कि ये लोग मुझे जज करेंगे। तो हमने उसको अलाउ किया कि तुम 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड जिस बच्चे को भी तुम फ्रेंड्स बनाना चाहती हो बना लो। जैसे एक कंफर्ट पर्सन होना चाहिए जो कंफर्ट दे उसको। और वो क्या करना चाहती है, वो अपने लेवल के बच्चों इसलिए मिक्स नहीं करना चाहती है बिकॉज वो सोचेगी वो लोग जज कर रहे हैं, तो इसीलिए वो छोटे बच्चों को फ्रेंडशिप बनाना चाहेगी, क्योंकि वो सोचेगी वो इसको जज नहीं करेगी, वो इससे बड़ी है। तो उसने अपने आप ही एक बच्चे को चूज़ किया। हम वेट करके वॉच करते हैं 1 वीक तक, हम उसको प्रेशर नहीं डालते। हम बोलते हैं कि वी आर गिविंग यू सेफ एनवायरनमेंट, तुम जो है रीच आउट करो टीचर को, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैसा करती है, तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है किसी भी प्रकार का। हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं 1 वीक तक, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए उस एनवायरनमेंट में। उसके बाद हम उसको धीरे से उससे बात करना शुरू करते हैं। देखो उसके अगर पास्ट में जाओगे, उसके बारे में पूछोगे तो उसको भी बुरा लगेगा, तो उसको नहीं खरीदना चाहिए। पास्ट इज लेफ्ट ऑफ एट द बैक। हमें पता है कि पास्ट में क्या हुआ था, तो हमें प्रेजेंट में उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको एक कंफर्ट जोन देने के लिए एक ऐसा टीचर होना चाहिए जिससे वो खुल के बात कर सके। अगर टीचर नहीं तो काउंसलर, और या तो एक फ्रेंड, तो बड़ी पार्टनर करके उसे बनाते हैं हम लोग, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। ये बहुत खुश नहीं थे बाकी सब टीचर्स और बाकी सब पेरेंट्स भी कि क्यों अपने क्लास के लोगों से फ्रेंडशिप नहीं बना रही, क्यों एक लोअर क्लास बच्चे से फ्रेंडशिप बना रही। डजंट मैटर। और वो उसके बाद पेरेंट्स को मालूम चला कि वो इतना कंफर्टेबल हो गए कि वो दोस्ती हो गई कि घर भी आते थे वो बच्चे।
वो उसके बर्थडे पार्टी में भी आए और उसके साथ मिल गए और सब कुछ। तो उससे क्या हुआ उसको, शी चोज अ पर्सन हु इज़ वेरी काम, शी चोज अ पर्सन जैसे उसको चाहिए वैसा उसने चूज़ किया उस बच्चे के साथ, फ्रेंडशिप बढ़ाई। तो उसके बाद उसकी अच्छी दोस्ती भी हो गई, पेरेंट्स को भी समझ में आने लगा कि वो खुल के बात कर रही है, अच्छे से प्यार से वो कर रही है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट नो, फॉर अ हेल्दी एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ चाइल्ड वी हैव टू गो बाय द चाइल्ड्स डिसीजन। बट अगर हम फोर्स करें नहीं तुम ऐसे ही रहना है, तुम ऐसे ही करना है, तो सोचेगी कि तो दूसरा एनवायरनमेंट आ गया, हम कहाँ से निकल के आ गए, तो दूसरी जगह पे तो यही जलादों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो वी कैन नॉट बिहेव लाइक दैट, वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, बच्चा टूट भी सकता है बिखर के, और या तो बच्चे को हम जोड़ भी सकते हैं। उस समय में अगर आप जोड़ दिए उसको, तभी वो दरार तो रहेगा, बट फिर भी उसको जो है, दे से इन जापानीज एज अ टर्मिनोलॉजी दैट दे फिक्स एवरीथिंग विद द गोल्ड, you know, so that, you know, even if it's a broken piece looks beautiful. So we have to do the same. You have to make the child understand कि it's okay to be not okay. That is the beauty of the whole thing. मैम आपने दोस्ती की बात की, तो कहीं ना कहीं बार बार स्कूल चेंज करना भी बच्चों के मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे एक स्कूल में हैं, उनकी फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, फिर फादर ने और या पेरेंट्स अचानक से उसका स्कूल चेंज कर दिया, तो देयर ए प्रोसेस टू रीस्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम जीरो। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालता है, या ये मिस्टेक पेरेंट्स का होता है। ये बच्चे ने कभी नहीं बोला होगा कि मुझे स्कूल चेंज करो, ये पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है। ये मेरे साथ खुद हुआ है और मैंने खुद गलती करी है मेरे बड़े बेटे के साथ। मैं हमेशा सोचती थी कि स्कूल ही गलती कर रहा है, बट मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है। मैं हमेशा सोचती थी स्कूल में ही प्रॉब्लम है, तो मैं स्कूल चेंज करती रहती थी उसका, सोच के कि कहीं तो वो सेटल हो जाए। बट एक्चुअली सेटल होने के लिए मैं टाइम नहीं देती थी उसको। मैं सोचती थी ये स्कूल ठीक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम पेरेंट्स का ही है जो स्कूल चेंज करते हैं। उसको मैं बाद में समझी, उस टाइम मैं भी छोटी थी, मेरा फर्स्ट बेटा था। उसके बाद मेरे बच्चे तो कंटिन्यूसली एक ही स्कूल में पढ़े हैं, दोनों बच्चे। तो मुझे लग रहा कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि फ्रेंडशिप धीरे धीरे बढ़ता है, और स्कूल को भी हमको ट्रस्ट करना चाहिए। वो ट्रस्ट फैक्टर ख़त्म हो जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि मैं ही ठीक हूँ, स्कूल ठीक नहीं है, या मेरा बच्चा ही ठीक है, स्कूल ठीक नहीं है। तो वो ही प्रॉब्लम हो जाता है। तभी वो बार बार बदलते हैं सोच के कि बच्चा ठीक हो जाएगा, या बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे तो खुद स्कूल बदल देंगे, बच्चे ने फ्रेंडशिप नहीं करी या बच्चे का सेक्लूड हो रहा है, बच्चा अलोन हो रहा है, स्कूल बदल देंगे सोच के कि स्कूल से ही ठीक होगा करके। पर वो नहीं है। यू हैव टू गिव टाइम टू द चाइल्ड। बच्चा अंदर से हील हो रहा है या बच्चे की कुछ प्रॉब्लम है, वो समझने के बदले हम वी कीप चेंजिंग। एंड आई डिड द ग्रेवेस्ट मिस्टेक फॉर द बिगेस्ट सन। तो वो चीज़ मैं किसी भी लोगों को नहीं बोलूँगी करने के लिए। क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है ना, वो थेरेपी से कम नहीं है, वो उतनी ही पावरफुल है जितनी थेरेपी है। क्योंकि एक अच्छा दोस्त मिलना, एक ट्यूनिंग सेट होना, बातें करना, और अचानक से वो अलग हो जाए, ये भी बहुत ही एक ट्रॉमेटाइज फैक्टर होता है किसी भी बच्चे के लिए। और वो स्कूल चेंज होना, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट पार्ट। तो ये कब हमेशा बोलूँगी मत चेंज करो, चाहे आप मतलब ये बहुत बड़ी बात है आप कह रही हैं, क्योंकि आप खुद एक स्कूल की ओनर हैं। आप चाहेंगे कि जितना आपका बच्चे आए उतना आपके लिए अच्छा, लेकिन आप खुद कह रही हैं कि भाई अगर बच्चा है स्कूल में तो वी हैव टू फाइंड द रूट कॉज रादर देन चेंजिंग द स्कूल। हाँ, अगर आपको लगेगा कि हाँ बच्चा अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, उसने 5-6 साल वहाँ रहा है, उसके बाद भी उसको कुछ ऐसा प्रोग्रेस नहीं जरा, ठीक है तुम चेंज करो एंड फाइंड आउट। बट एवरी 2 years चेंज करना बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है बच्चे के लिए। और ये मैंने पेरेंट्स का ट्रेंड देखा है कि दे विल से, ओ ये नया स्कूल आया मेरे घर के पास, चलो इसको डाल देते हैं, ये आया है तो नया डाल देते हैं, ओ ये नया स्कूल खुला है, ब्रांच खुला है, तो वो आप अपना एक्सप्लोर कर रहे हो, बट आपने कभी सोचा नहीं अपने बच्चों के बारे में। ये बोल रही हूँ। और कहीं ना कहीं ये भी इम्पैक्ट डालता होगा, हम जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं हमारे, राइट, तो कहीं एक बोर्ड में थे आप दूसरे बोर्ड में डाल दिया गया, तो वो भी इम्पैक्ट डालता ही होगा बच्चों पर। काफ़ी CBSE से ICSE आ सकते हैं, ICSE से CBSE जा सकते हैं, पर CBSE से ICSE जब जाते हैं तो काफ़ी टफ हो जाता है बच्चे के। और ऐसा क्यों करते हैं पेरेंट्स को चेंज करना? पेरेंट्स इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फैंसी स्कूल्स चाहिए, इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको उस स्कूल में पढ़ना है, या उसका एक ड्रीम रहा हो पढ़ाने के लिए, इसलिए करते हैं। बट मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं बड़े ग्राउंडेड आते हैं। दे कम हियर, मैं कहते हैं व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यू टू कम? नहीं, आई हर्ड दैट यूर सस्टेनेबल स्कूल। व्हाई डिड यू कम टू आवर स्कूल? आई हर्ड यूर एक्सपीरियंशियल स्कूल। मेरे सारे पेरेंट्स हमारी फिलोसफी के लिए आते हैं, तो दे डोंट कम फॉर दिस दैट फैंसी थिंग। ओनली थिंग विच आई हैव सीन इज अनफॉर्चुनेटली, जो आपने आपसे बात किया 8, 9, 10 प्रेशर डालो, वो तो है ही पेरेंट्स के साथ। बट छोटे में जो आते हैं पेरेंट्स, उसी
नोशन से आते हैं कि ये बच्चे को जो है ग्रीन करिकुलम पढ़ाएंगे या ग्रीन कुछ डिफरेंट सा एनवायरमेंटल में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो पेरेंट्स खुश रहते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल क्या कर रहा है। आर दे बिल्डिंग कैरेक्टर फॉर दैट दे आर पुटिंग इट? आर दे डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग और दिस फार्मिंग, आर दे पुटिंग फॉर दैट? व्हाट इज द मेन रीज़न? एक फैक्टर होता है एक स्कूल का, उस फैक्टर को समझ कर कई पेरेंट्स डालते हैं, बट कई पेरेंट्स को घंटा फर्क पड़ता है तुम क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे हो, बट मेरे बच्चे को स्कूल में डालना है बिकॉज बच्चा स्कूल पास में है। दूसरा इसलिए डालता है, हो सकता है कि मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर जाए, मैंने 5 साल तक यहाँ रखा है पर यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा है, तो शायद इस स्कूल के बारे में सुना है मैंने नाम, तो हो सकता है कि मेरा बच्चा कुछ प्रोग्रेस कर जाए। पर हम हमेशा बोलते हैं पेरेंट्स को थोड़ा फ्रीडम दे के ही हम लोग बच्चों को पकड़ते हैं कि बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालते हैं, तो इसीलिए पेरेंट्स दे हैप्पी। तो मैम उस केस में ये बच्चे ये भी तो हो सकते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वो आप खुद को ब्लेम करते हो कि मेरे साथ ही क्यों, और वो एक गिल्ट कॉन्शियस में जीने लगते हैं। अगर वो सिचुएशन आती है तो उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे ब्रेक किया जाए कि अगर ऐसे बच्चे हो जाए कि खुद को ही ब्लेम करने लगे कि नहीं मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। एक बच्चा आया, इन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट था, लास्ट समर कैंप में मेरे पास आया था। इस वाले समर कैंप में अभी ज्वाइन नहीं किया उसने, बट वो पेरेंट्स जो हैं हमारे रिलीजन के, मतलब डिफरेंट रिलीजन्स के पेरेंट्स आते हैं, तो उस अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, पर उसको चैलेंज चाहिए था नेक्स्ट लेवल का। उसको लग रहा था यहाँ पर वो चैलेंज नहीं मिल रहा है बच्चे को, प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या यूनाइटेड नेशंस के हम लोग काफ़ी कुछ वो करते हैं, मॉक यूएन का सब करते हैं, तो हो सकता है इस स्कूल ज़्यादा इसको एक्सपोजर मिल जाए करके उन्हें काफ़ी बार मुझसे मिलने आए। वहाँ एक बार नहीं आए, एटलीस्ट 5-6 बार मिलने आए होंगे। उनको उस बच्चे का स्कूल चेंज करना था, उस बच्चे का भी उन्हें माइंडसेट चेंज कर दिया था कि हमको इस स्कूल में तुम्हें डालना है। बच्चा भी खुश था, क्वेश्चंस पूछ रहा था हमसे, ही वॉज राइटिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट एवरीथिंग। उसके बाद उसको एक लगा कि मुझे फ्रेंड्स को सब छोड़ के आना पड़ेगा, उसको एक था माइंड में। तो जब मैंने उससे बात किया, मैंने कहा कह रहा है विल यू लाइक टू टॉक टू मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, आई लाइक योर स्कूल, सब कुछ अच्छा है। तो वो 4-5 मेरे एक दोस्त हैं, उनको भी आप बात करके उनको भी आप यहाँ ले आइए, तब मैं रहूँगा। तो मैंने उनके पेरेंट्स से ये बात करी, मैंने बोला वो बच्चा आना तो चाहता है और सब कुछ ठीक हो गया है, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी उसके अच्छे मार्क्स हैं, ब्रिलियंट बच्चा, ब्रिलियंट चाइल्ड, बट वो बच्चा माइंड में उसका हार्ट इज़ इन दैट स्कूल, एंड उसके वहाँ 4-5-6 फ्रेंड्स हैं जो छोड़ के नहीं आना चाहता है। तो कहते हैं ठीक है, वो शायद अभी भी छोटा है, तो हम उसको देखते हैं क्या बात करके उसको हम चेंज कर देंगे माइंडसेट आपके स्कूल डालने के लिए। तो मैंने बोला ऐसे मत करिए, वो फिर वो खुश नहीं रहेगा तो पढ़ाई भी ढंग से नहीं करेगा। वी लॉस्ट एडमिशन, मेरे को बोला गया मेरे एज ने कि आप तो एडमिशन लूज़ कर रहे हैं, उसको अच्छे ब्रिलियंट बच्चे को ले लीजिए। तो मैंने ये देखा कि बच्चा को खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हमने फिर बोला, मैंने कहा ऐसे करो 1-2 साल के बाद आप अपने फ्रेंड्स को भी लेके आ जाओ जब आना चाहोगे। तो वी लॉस्ट एडमिशन, बट उसकी खुशी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे का हमने एडमिशन नहीं लिया, बच्चा वापस उसी स्कूल में चला गया। तो ऐसे में आपको प्रेशर नहीं आता है, जो भी इन्वेस्टर्स होंगे आपके, हाँ, वहाँ से तो प्रेशर आता होगा ना? नहीं आता, ऑफ कोर्स आता है। वो सुनेंगे तो सोचेंगे अच्छा ऐसे ही एडमिशन लूज करती है, बट वॉट एवर सेड एंड डन वी हैव टू सी कि स्कूल ग्रोथ के साथ साथ हम सेल्फिश नहीं हो सकते एज एजुकेशनिस्ट। वी कैन नॉट ओनली थिंक कि स्कूल ग्रो होएगा तो हम किसी भी कॉस्ट में स्कूल को ग्रो करेंगे और कैसे भी बच्चे को रखेंगे, नहीं। हमको वी हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर एवरी पेरेंट एवरी चाइल्ड इज हैप्पी, दैट्स इम्पोर्टेंट, और वही कोशिश रहती है हमेशा हर एक साल। तो मैम जैसे अगर मैं फिर से एक चीज़ दिमाग में आ रही है मेरे, जब आपने बात कही है बुलिंग के बाद, जो मैंने नोटिस किया है कि कुछ बच्चे रिवेंज लेने का सोचते हैं कि उनके अंदर रिवेंज की फीलिंग आ जाती है। जैसे मैं अपनी भी बात करूं, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था, तो कहीं ना कहीं जो मेरे घर में होता था, तो एज ए मैन मुझे दिखता था कि मेरे फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया जाता था, वो चीज़ मैं कैरी फॉरवर्ड करता था आगे जाके, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि और वो कहीं ना कहीं दर्द है मैम, वो कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं है, वो दर्द है। तो मैं चाहता हूँ कि वो दर्द को पॉजिटिव स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया जा सके। जो बच्चे ऐसी फीलिंग में हैं, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो देखेंगे इस वीडियो को, तो उसके उनको खुद सेल्फ असेसमेंट करके कैसे चेंज किया जाए। सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकता कोई बच्चा, क्योंकि वो बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। उसको हमें थेरेपी देना पड़ेगा, उसको हमें उस चीज़ से उसको गुजरना पड़ेगा, जिससे जो है बच्चा समझे कि बात गलत है। देखो, अगर बच्चा बड़ा माइल्डली कर रहा है तो उसको सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है और वो ठीक भी हो सकता है, बट बच्चा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेंजेंस में उतर आया है। सो मैं क्या बोल रही हूँ कि
हो सकता है कि बच्चा जो है उसको लगे कि मतलब इतना वेंजेंस में अगर उतर आया है उसको है, तो उस टाइम वो आप कुछ नहीं कर सकते उस बच्चे के साथ। तो मैम, जब आप हीलिंग की बात करते हो तो हीलिंग में ऐसा कौन सा मोमेंट आता है जब आप कह सकते हो कि ये बच्चा सच में वापस आ रहा है अपनी अपनी दुनिया में? एक कब ऐसा मोमेंट लगता है आपको? हाँ, जब बच्चा जो है अफेक्शनेट होना शुरू हो जाता है और ओपन अप करता है और वो कनेक्ट करता है तुम्हारे साथ। नहीं तो कनेक्ट नहीं करता, ऑनेस्टली वो एक डिसकनेक्ट रहता है पहले बच्चा। वो सुपरफिशियली आपसे कनेक्टेड रहेगा। जो आप पता चलेगा कि आपको डेप्थ से कनेक्ट कर रहा है और आपकी बात जो है समझ रहा है, देन समझ में आ जाएगा कि बच्चा जो है खुल रहा है एंड इज कमिंग आउट ऑफ इट। बट वो आपको समझना पड़ेगा। वो बहुत ही मतलब डीप असेसमेंट होता है। कभी आपने ऐसा देखा है कि जो बच्चे इस पेन से गुजरते हैं वो फ्यूचर में बहुत ही काइंड और एम्पैथेटिक हो जाते हैं? ऐसा लगता है आपको? ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है बच्चों में? ये हम ट्रांसफॉर्मेशन हम एक्चुअली हम कराते हैं वर्कशॉप्स के थ्रू। बिकॉज हम जो है एक वर्कशॉप कराते हैं, डीप लेयर वर्कशॉप। इसमें क्या होता है कि सेंसिटिविटी ऑफ द चाइल्ड इज एसेस्ड, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको सुपरफिशियली सब ठीक लगेगा सबके साथ, आपको कैसे मालूम चलेगा इन डेप्थ वो क्या सोच रहा है? वो साइकोलॉजिकली वो कनेक्ट जब होता है। एक मैडम है जो हमारे साथ अभी, शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इन्वॉल्व फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर। उसके साथ हम लोग पहले वर्कशॉप्स करते थे। तो वो क्या कहती हैं कि डीप लेयर में बच्चे को समझना ज़रूरी है कि उसका सेंसिटिविटी कितना है। बच्चे कभी कभी जो है दूसरे को चूंटी मार देते हैं, दूसरे को पिंच कर देते हैं, दूसरे को मारते हैं। इट मीन्स उनका सेंसिटिविटी इतना स्ट्रांग नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा बच्चा क्या सोचता है। जो बच्चा बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा काइंड है, दूसरे बच्चे को मारने से पहले 200 बार सोचेगा कि दूसरे को भी लगेगी अगर मैं मारूंगा तो दैट इज़, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, नो, डिफरेंटली वायर्ड। पर उसको ट्यून करके उसको वायर किया जा सकता है, इज़ वॉट शी सेज फातिमा। सो शी इज़ गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद अस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज सब वर्कशॉप्स अगर हम करें बच्चे के साथ तो हो सकता है कि हम बच्चों को अंदर से हील कर दें। उसके अंदर की जो वेंजेंस है वो भी बिकॉज ऑफ ट्रॉमा के कारण होता है ना, तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी हो। आपने ट्रॉमा की बात की ना, मैं जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बच्चों को मारो मत। एक माँ थी जिसमें बहुत अच्छे से जानती थी, वो नेबर थी हमारी, बहुत पिटाई करती थी अपने बच्चे की, बहुत ज़्यादा। वो बच्चा स्टडी से भागते गया। उसके बाद एक रिक्लूस सा बन गया, जो जिससे बात नहीं करना, किसी लड़की से भी फ्रेंडशिप करने से डरना, तो ऐसे बन गया। बिकॉज वो ये सब चाइल्डहुड के ही तो ट्रॉमाज होते हैं, इसलिए मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये पेरेंट्स की जो भूमिका है मैम, जो उनका एक है, जो वो स्कूल आते हैं उनका, मैंने बहुत बार देखा है, ऐसे वीडियोस देखे हैं, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। आप कितना एक्सपीरियंस करते हो कि वो गुस्से में स्कूल आते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में, जहाँ पे सिचुएशन हो और वो वर्स कर देते हैं और बच्चे के सामने ही टीचर पे चिल्ला रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बच्चे को ये प्रोत्साहन दे रहे हो, प्रमोट कर रहे हो कि आप भी कल को ऐसे बिहेव कर सकते हो। आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा? किसके साथ बोल रहे हैं आप? मतलब जो पेरेंट्स आते हैं स्कूल में इतने गुस्से में। एब्सोल्युटली, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, उनका कुछ हुआ होगा, झगड़ा किसी के साथ हुआ होगा, वो सब अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं स्कूल में आकर। और वो चीज़ जो है जब हमारे स्टाफ पे निकलती है गुस्सा, तब उस टाइम हमको इंटरवीन करना पड़ता है, उसको शांति से उसको बिठा कर उसे बात करनी पड़ती है, उसके बाद समझाना पड़ता है, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। उसको भी फील होता है कि मैंने जो है बेकार में जो है चिल्लाया है, बट ये चीज़ें जो हैं होनी नहीं चाहिए। इट्स, यू कैन स्टॉप इट, यू कैन एनालाइज इट एंड से कि करना गलत है। वो कहीं और का गुस्सा निकाल रहा है, उसका शायद कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा बीच में, या कुछ और हो गया होगा, घर पे झगड़ा हो गया, वो लेकर ही निकलता है ना, वो चीज़ जो है अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल। तो व्हाई कांट वी जस्ट क्रिएट अ पॉलिसी फॉर पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप स्कूल में आके कुछ भी ऐसे, वो खुद भी तो बुली कर रहे हैं, वो भी तो बुली कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो क्या हम लोग ग्रीन स्कूल बैंगलोर में कुछ ऐसी पॉलिसी है हमारे पास है? या एंड इट्स कॉल्ड रिड्रेसल, एंटी रिड्रेसल पॉलिसी है। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी रिड्रेसल्स हों, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं कराया या कुछ कराया, तो उसके जो है वो जब एंट्री रिड्रेसल में ये भी आता है कि टीचर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं और पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये बिहेवियर पॉलिसी में भी आता है। तो है हमारे पास पॉलिसी, पर आई डोंट नो ऑल स्कूल्स हैव इट और नॉट। मोस्ट बोर्डिंग स्कूल्स हैव इट। बोर्डिंग स्कूल्स में मोस्टली ऐसे पॉलिसीज में साइन किया जाता है। तो बोर्डिंग, आपने बोर्डिंग स्कूल की बात में, हम कैसा है बोर्डिंग स्कूल आपके अकॉर्डिंग? बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? ऑल बोर्डिंग स्कूल्स आर नॉट बैड। मतलब बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहिए क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन आ जाता है, बट सारे बोर्डिंग स्कूल्स एक जैसे नहीं होते हैं। कई बोर्डिंग स्कूल्स में केयर नहीं होता है, तो वो फिर डेंजरस भी हो सकता है बच्चे के लिए। बट मोस्ट ऑफ बोर्डिंग स्कूल्स विच एवर आई नो,
विच हैज़ बीन गुड एंड बच्चों को अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा है. बट मैं अकॉर्डिंग टू मी पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए बच्चों को. तो तारे ज़मीं पे अगर मूवी की बात करें तो आप कितना उससे रिलेट कर पाते हो, कितना बहुत कि ज़्यादा. मूवी बहुत ऑथेंटिक मूवी है ये? बहुत ज़्यादा. मैं अपने बड़े बेटे के साथ रिलेट कर सकती हूँ. मैं भी उसको बोर्डिंग स्कूल में डालना चाहती थी, फिर मैंने बोला नहीं, मेरे बच्चे को अपने पास ही रखूँगी. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टाइम हमें लगता है कि हाँ बोर्डिंग स्कूल से बच्चे डिसिप्लिन हो जाते हैं, बट तुम्हारा वो अफेक्शन खत्म हो जाता है. तुम्हारा जो अफेक्शन और जो बॉन्डिंग होता है ना, वो खत्म हो जाता है पेरेंट्स के साथ. बिकॉज बच्चा इधर वे बिकम्स वेरी इंडिपेंडेंट, और बेबी सिसक सिसक के रो के उसने ऐसा हालत बना लिया होगा कि बस ये तो मुझे केयर नहीं करते, तो वो अफेक्शन और बॉन्डिंग चले जाता है. तो यहाँ मुझे लगता है, पता नहीं, काफ़ी सारे बच्चे बोर्डिंग स्कूल से पास हुए हैं और अच्छे भी इंसान भी बने हैं, तो कह नहीं सकते. देखिए यहाँ पे दो माइंडसेट है पेरेंट्स का. एक कहता है कि भाई नहीं, बच्चों को अपने पास रखो तो हम सुपरवाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. दूसरा कहता है अगर ये हम लोग नहीं करेंगे तो दुनिया को कैसे झेलेंगे, हम ज़िंदगी भर हम थोड़ी साथ रह पाएंगे. तो अब इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, कैसे इसको इस पैरामीटर को सेट किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है? कोई सही कोई गलत नहीं है. अकॉर्डिंग टू दैट एवरीथिंग इज़ फाइन. अगर मैं चाहूँगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बिल्कुल बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं बोर्डिंग में डालना चाहता हूँ, तो परफेक्ट. आई थिंक अगर सिंगल मॉम्स होती हैं कितनी, तो सिंगल मॉम्स नहीं देखभाल कर पाते हैं. शी हैज़ टू वर्क एंड जस्ट टेक केयर ऑफ द हाउस ऑल्सो. तो उस दायरे में अगर आप देखा जाए तो बोर्डिंग इज़ परफेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हाँ, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू डेवलप अ बॉन्डिंग विथ योर चाइल्ड, कि ओवर द वीकेंड्स आ गया या ओवर द मंथ्स आ गया. बट अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव पूछोगे तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए और बोर्डिंग में नहीं भेजना चाहिए. क्योंकि हम अगर पेरेंट्स का इतना भी अगर रोल नहीं निभा पाएंगे एज अ पेरेंट, देन देयर इज़ नो पॉइंट. अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव. मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब लोगों को मेरे जैसा सोचना चाहिए. और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चों को, लाइक लड़कियों को तो आफ्टर सम टाइम अपने हस्बैंड के घर जाना ही है, उसके बाद तो छोड़ना ही है. तो वाई बोर्डिंग एंड देन आफ्टर दैट तुम फिर से मिस करना शुरू कर दो बच्चों को. इसलिए मैं चाहती हूँ बच्चे जितना तुम्हारे साथ रह सके उतना अच्छा है. वो मेरा पर्सपेक्टिव है. तो मतलब आपकी बेटी बैंगलोर से बाहर नहीं जाने वाली है? यस. ओके. तो मैम आगे जैसे आज के, अगर ये पॉडकास्ट एक पेरेंट देख रहे हों और उनको ऐसा लग रहा है, उनके मन में कहीं डर है कि हो सकता है कि मेरा बच्चा कहीं सफ़र तो नहीं कर रहा है, उस चीज़ को वो कैसे हैंडल कर सकते हैं? कि मतलब उनको कैसे पता चले कि भैया ये चीज़ अगर मैंने सुना है और मुझे अपने सराउंडिंग में अपने बच्चे दिख रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं, तो उनको क्विक एक्शन क्या लेना चाहिए? नहीं, कोई क्विक एक्शन की बात नहीं है. दे हैव टू बॉन्ड. क्या होता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बाहर ले जा रहे हैं बच्चों को और हम अपने ट्रिप में जा रहे हैं तो बच्चे बहुत खुश हैं, या बच्चों के साथ हम खाना खा रहे हैं तो खुश हैं, तो वो बच्चा भी चुपचाप खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है. तो आई थिंक अ सेपरेट फैमिली टाइम इज़ रिक्वायर्ड. बच्चा अगर ओपन अप करेगा तो शायद तुम उनके साथ कार्ड्स खेलो, ऐसा कुछ करो जो इट्स नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, कि तुमने कितनी पढ़ाई करी है, तुमने क्या किया. इससे निकलो, इस दायरे से निकल के कुछ गेम्स खेलो या फैमिली कुछ टाइम निकालो. चाहे तुम हंस बोल रहे हो तो बच्चा कहीं ना कहीं से सिम्टम्स तुम्हें नज़र आएगा कि बच्चा तुमको देख नहीं रहा है, या आँख से आँख नहीं मिला पा रहा है, या वो अपने आप ही कुछ ऐसे ड्राइंग कर रहा है अपने बुक्स में चुपचाप से, तुमसे बात नहीं कर रहा. उसे मालूम चल जाएगा, यू विल फाइंड सिम्टम्स कि कुछ प्रॉब्लम है बच्चे के साथ. तब उसके अलग से बात करो. बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है आफ्टर 11 ईयर्स, सबके सामने बात करने से उसको इंसल्टिंग लगता है. तो वो बच्चा जो है ओपन अप नहीं करेगा. तो उसको अलग से ले जाके 1-on-1 बात करो तो बच्चा डेफिनेटली ओपन अप करेगा, और उसके अंदर से इंजरी जो भी है वो ही कैन शेयर इट विद समबडी. मैम थोड़ा आप सोल्यूशन और होप की बात कर लेते हैं कि अगर आज आपको पूरे देश में स्कूल्स में बदलाव लागू करने का एक मौका मिले जो बुलिंग ऑलमोस्ट खत्म कर दे, वो क्या होगा? ये होगा कि नेशन में, लाइक फॉर एग्जांपल नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी होनी चाहिए जो एवरी स्कूल हैज़ टू अबाइड बाय इट, लाइक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, विच इज़ विथ एवरीबडी, वेदर इट इज़ प्रिंसिपल, वेदर इट्स टीचर्स, वेदर इट इज़ पेरेंट्स, वेदर इट्स स्टूडेंट्स, सभी लोगों को जो है एक साइन करना चाहिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कि हम कोई भी किसी प्रकार का बुलिंग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो प्रिंसिपल करें टीचर्स के साथ, या टीचर्स करें बच्चों के साथ, या पेरेंट्स करें बच्चों के साथ, या बच्चे करें बच्चे के साथ. सो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ बुलिंग, इट नी नॉट बी ओनली वन टाइप ऑफ बुलिंग. सो उसको हम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगर एक लें, उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. उन सब पॉइंट्स को अगर हम पढ़ें और उसको हम री एनफोर्स करें हर एक टाइम में उनके साथ, तो हो सकता है कि हम
ये यहाँ तक ला सकते हैं जहाँ पर एब्सोल्युटली बुलिंग खत्म हो जाए। तो मैम, ये जो NEP 2020 है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, उस पर क्यों नहीं ये चीज़ इंप्लीमेंट किया गया है या बात की गई है? मैंने नहीं देखा, मैंने पूरी पॉलिसी पढ़ने की कोशिश की थी, उस पर नहीं बात की गई है इस बारे में। उसमें बुलिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। नहीं। और उसमें सिर्फ ये बोला गया कि प्रेशर मत दो पर। हाँ, और वो भी 34 ईयर्स के बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ। जो नई पॉलिसी आई है वो भी 34, तो उस पर भी कोई भी बात नहीं हुई है इस बारे में। आई थिंक वी कैन डू एज अ स्कूल, हमारे पास एसोसिएशंस हैं, हमारे पास बोर्ड्स हैं, तो एज अ स्कूल वी कैन डू इट टुगेदर एंड शेयर इट कि मेरे साथ ऐसा ये केस स्टडी हुआ है और इसको हमने इस तरह से हैंडल किया है, आप भी कर सकते हैं। तो ये शेयरिंग एंड कैरिंग पॉलिसीज़ लाइक एक दूसरे के साथ हम करें तो हो सकता है कि दूसरा स्कूल भी अलर्ट हो जाए और वो भी ऐसा। तो यहाँ पे कोई ऐसी फर्टर्निटी या फिर एक ऐसी कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि पूरा कंट्रोल करती हो इस चीज़ को? है हमारे अबाउट लाइक हम लोग ICC स्कूल्स हैं, तो हमारे को पास एक किस्सा करके एक है, कर्नाटका इंडियन स्कूल्स एसोसिएशन है, तो ऐसे ही करके CBSE का भी है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट वो पॉलिसी सभी प्रिंसिपल्स को एक साथ बैठ के डिसीजन लेके करना पड़ेगा। पर या तो स्कूल लेवल में कर सकते हैं, अपने अपने स्कूल लेवल में जैसा आपको लगेगा वैसा ठीक। तो आपने बहुत ही स्ट्रांगली हर एक स्कूल में एक गवर्निंग बॉडी होता है, हर एक स्कूल में एक पेरेंट काउंसिल होता है, तो विद दैट यू कैन मेक दैट हैपन। और द ग्रीन स्कूल बैंगलोर में ये पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंटेड है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और इस साल से हमने जो है साइन कराना है तीनों स्टेक होल्डर से। सो इट्स नॉट, इट कैन हैपन एनीवेयर एवरीवेयर, एंड ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, ये बड़ों के साथ भी हो सकता है, प्रिंसिपल्स भी कर सकते हैं, हम एड्स भी कर सकते हैं, जो किसी भी हालत में हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए सबके साथ। मैम, ये टॉपिक तो ऐसा है ना कि मतलब मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, काफ़ी लोग रिलेट कर पा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइमिंग का इतना बड़ा कंसर्न होता है कि मुझे ख़त्म करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, कंक्लूड करने से पहले, आप बच्चों के साथ काम करते हुए आपने अपनी लाइफ का गहरा लेसन क्या सीखा है? मैंने एक सीखा है कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक एंड एवरी चाइल्ड इज़ so talented that you have to bring best out of the kids. Similarly, I've realized that every teacher is talented, every teacher is unique. Accept them as they are. So we have got different stakeholders in school, na? It's not only children, it's also teachers. So I work very closely with teachers के साथ, students के साथ, parents के साथ. सबके अपने अपने unique तरीके हैं, और हम अपना उसको उसके ऊपर डालेंगे तो देन जैसे कहते हैं ना, फूल मुरझा जाता है, ऐसे बच्चे भी मुरझा जाते हैं। तो इसीलिए जो है उसको अगर फ्लावर करना है, उसको अगर ब्लूम करना है, इफ़ यू मेक द चाइल्ड ब्लूम लाइक अ फ्लावर, यू हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड हैज़ ही इज, accept the teacher as she is, and probably we can just guide them, mold them, mentor them and shape them and bring best out of them. तो कहते हैं ना, डायमंड को जितना पॉलिश करेंगे उतना ज़्यादा शाइन करेगा, तो उतना ही हमारा काम है, और वही मैं सोचती हूँ कि मैं हमेशा करती आई हूँ। वन लास्ट क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा आज ये पॉडकास्ट को देख रहा है जो उस दर्द में है, बुली के दर्द में है, या फिर कोई पेरेंट जो कि वो आज इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनसे आप 2 शब्दों में क्या कहेंगी जो उस दर्द से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट हो चाहे वो पेरेंट हो? आई विल ओनली टेल पेरेंट्स ओनली वन थिंग: ट्रस्ट योर चाइल्ड, ट्रस्ट द इंस्टिंक्ट ऑफ योर चाइल्ड, एंड इवन द चाइल्ड शुड ऑल्सो understand the feelings of the mom and dad. This feeling and this trust and the bond is very important, and that is what is called as sensitivity. वो sensitivity तक अगर हम पहुंच गए, एक बच्चे के अंडरस्टैंड करेंगे उसका क्या लेवल है ऑफ फीलिंग, उससे हम बहुत कुछ इसका चेंज कर सकते हैं. बट थिंग इज वी आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज वी आर नॉट रीचिंग टिल दैट लेवल. हम सिर्फ सुपरफिशियली बॉन्ड करते हैं लोगों के साथ. तो इसीलिए मैं यही कहती हूँ सब लोगों से, अंडरस्टैंड ईच अदर थारली and bond and make that thing happen. थैंक यू सो मच उषा मैम, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया. जाने से पहले मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि अपने ड्रीम्स बच्चों पे मत देखो. हो सकता है कि आपका बच्चा कम कमाए, हो सकता है बच्चा आपका उस लेवल पे ना पहुँच पाए जहाँ पे अभी आप हो या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. जियो और जीने दो. दैट इज व्हाट आई कैन से इन दिस Live and let पॉडकास्ट. live. यस, थैंक यू सो मच उषा मैम, थैंक यू सो so मच. much. थैंक यू. Yes.